Hello students, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and this is your special class of TGT English. तो हम लोग चल रहे थे लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके पहले हमने पढ़ा था एंशिएंट एज और कल हमने पढ़ा था साथ ही साथ रोमांटिक एज। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो सेक्शन पीरियड, जो कि 476 से लेकर के 1066 तक है, और इसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड है जो कि 1066 से लेकर के 1453 तक है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे एंग्लो सेक्शन पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड, और इसके बाद हम पढ़ेंगे आज रेनेशा पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड में सबसे पहले तो हमें इसका टाइम याद रखना है। इसका टाइम आपका है 476 से 1066। ठीक है। Bede is the father of our English learning. His most important work is Ecclesiastical History of the English People. तो एक ये वर्क है जो बीड का है। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीड को लेकर के ये एक क्वेश्चन आ सकता है, इज द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। ठीक है, और ये इनका वर्क आ जा सकता है Ecclesiastical History of the English People। ठीक है, बट इन द 19th सेंचुरी किंग अल्फ्रेड स्टार्टेड राइटिंग प्रोज। और तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सी सेंचुरी में, यानी कि इन विच सेंचुरी किंग अल्फ्रेड स्टार्टेड राइटिंग प्रोज, या फिर आ सकता है कि हु स्टार्टेड राइटिंग प्रोज इन द 19th सेंचुरी। तो किंग अल्फ्रेड थे और सेंचुरी थी 9th सेंचुरी। ठीक है, 9th सेंचुरी। अब आगे यहाँ पे आते हैं हम लोग। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो कि 1066 से 1453 तक चला था। इन 1066 विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी अटैक्ड इंग्लैंड एंड कॉन्क्वेड इट। तो ये 1066 की बात है। जो ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी थे उन्होंने अटैक किया था इंग्लैंड पे और जीता भी था। द वॉर इन विच ही गॉट विक्ट्री, जिस युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की थी वो था वॉर ऑफ हेस्टिंग्स। तो ये वार का आप नाम याद कर लेंगे। ही बॉट रिच रोमांटिक एंड एडवेंचरस लिटरेचर इन इंग्लैंड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये युद्ध जीतने के बाद जब इनका राज आया तो फिर बहुत ही रिच रोमांटिक और एडवेंचरस टाइप का जो लिटरेचर था वो इंग्लैंड में आया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इंग्लिश लिटरेचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंच एंड सेक्शन एलिमेंट। यहाँ पे जो फ्रेंच एलिमेंट थे या जो सेक्शन एलिमेंट थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन आया इंग्लिश लिटरेचर में। द नॉर्मैन कॉन्क्वेस्ट ब्रॉड 3 थिंग्स इन इंग्लैंड। जब नॉर्मैन जीते, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी अटैक्ड। जब ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी ने अटैक किया था, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी ने अटैक किया था, तो यहाँ पे किसका और जीते भी थे, तो किसका कॉन्क्वेस्ट हुआ था? द नॉर्मैन कॉन्क्वेस्ट। तो तीन चीजें थी जो इंग्लैंड में आई, पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली चीज थी रोमन सिविलाइजेशन टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में भी रोम की सभ्यता आ गई। दूसरा था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, लोगों में राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद का उदय हुआ। द न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर सीन इन जे चाउसर्स वर्क, और एक नई लैंग्वेज, एक नया लिटरेचर देखा गया। तो यहाँ पे एक बात है याद रखने वाली कि इसके बाद ही रोमन सिविलाइजेशन इंग्लैंड में आई थी। ठीक है। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें वर्क पूछे जा सकते हैं। तो मेजर वर्क्स क्या थे इस पीरियड के? पहला तो आपका लिखा है ऑर्मुलन जेस्ट ऑफ रॉबिन हुड और द पर्ल, सर गैविन एंड ग्रियोन नाइट, मॉरिस ब्रट, यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, नेम ऑफ द ऑथर। इसके बाद है जियोफ्रेस हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया, ये है आपके। और इसके बाद द आउल एंड द नाइटिंगेल, जोफ्री मैनमाउथ। इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, द आउल एंड द नाइटिंगेल। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। वैसे तो आपको ये सारे पढ़ने हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जेसी चाउसर को 1340 से 1400। ठीक है। चाउसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोइट्री। ये आपका की नोट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा है चाउसर इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा। रेनेशा के ये मॉर्निंग स्टार है। क्यों रेनेशा के मॉर्निंग स्टार है? क्योंकि इसके बाद, भाई मॉर्निंग स्टार जब आ जाता है इसके बाद फिर से उसके बाद ही से सुबह होती है और जो नेक्स्ट डे होता है वो आता है। तो जब यहाँ पे चाउसर को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेशा, क्योंकि आफ्टर चाउसर रेनेशा आया। ठीक है। रेनेशा का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? ड्यूरेशन 1453 से शुरू हुआ था।
1453 से, और ये 1400 तक था। तो जहाँ पे हम पढ़ेंगे चाउसर को, तो चाउसर के वर्क्स को पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इंपॉर्टेंट चीजें कि उनको किस नाम से जाना जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके बाद ही रेनेशा आया। इसके बाद इनका पूरा नाम भी याद रखिए। अक्सर जे चाउसर लिखा होता है तो पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ चाउसर, तो जे के बहुत सारे वहां पे फुल फॉर्म होते हैं, बट जेफरी इज द राइट आंसर हियर। फर्स्ट टाइम यूज्ड हीरोइक कपलेट फॉर्म ऑफ पोइट्री इन हिज वर्क द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो जो चाउसर थे, जो जेफरी चाउसर थे, उन्होंने ही सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज किया था, ये जो कि एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है। अब जब हम फॉर्म ऑफ पोइट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम हीरोइक कपलेट को पढ़ेंगे, लेकिन अभी से हम इतना समझ ले कि कपलेट लिखा हुआ है। कपलेट एग्जैक्टली क्या होता था? जहां पे टू लाइंस का एक पेयर होता है, उसको कपलेट बोलते हैं। अब हीरोइक कपलेट एक पर्टिकुलर कपलेट है। तो हीरोइक कपलेट क्या है? एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसको जेफरी चाउसर ने फर्स्ट टाइम यूज किया था अपनी पोइट्री में, और वो पोइट्री का नेम क्या था? द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 3 से 4 तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। दूसरा आपका पूछा जा सकता है कि हु फर्स्ट यूज्ड हीरोइक कपलेट इन फॉर्म ऑफ पोइट्री या इन पोइट्री, इस तरह से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ पे, मैथ्यू अर्नोल्ड फर्स्ट टाइम कार्ड चाउसर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हु इज कार्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? देन आंसर विल बी Chaucer. And who called Chaucer the father of English literature? Then your answer will be Matthew Arnold. किसने कहा था चाउसर को द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था, और मैथ्यू आर्नोल्ड का यहाँ पे आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन थे या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन थे? तो तो ये जेफर चाउसर है, या केवल चाउसर लिख के भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन करिए, अच्छे से लर्न करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाउसर्स वर्क आर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जो आपका चाउसर का वर्क है, उनको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो वो तीनों पीरियड कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड क्या है? ही रोट रोमन डी ला रोज, अ ग्रेसफुल लव पोएम, एबीसी एंड वॉक ऑफ द डचीज 1369। इन दिस पीरियड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच राइटर्स। जो पहला इनका पीरियड था, उन्होंने लिखा था रोमन डी ला रोज, एक लव पोएम थी, एबीसी, और इस जो ये पीरियड था, इनका जो पहला पीरियड था, उसमें ये फ्रेंच राइटर से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। जो सेकंड पीरियड था इनका, द बेस्ट वर्क ऑफ दिस पीरियड इज ट्रोइलस एंड क्रेसिड, ये इनका बेस्ट वर्क था इस पीरियड का। इन दिस पीरियड चाउसर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन राइटर्स। देखिए, सबसे पहला जो पीरियड था, यानी कि शुरुआत में वो फ्रेंच राइटर से इंस्पायर रहे, इसके बाद वो इटालियन राइटर से इंस्पायर रहे, एंड इट इज कंसीडर्ड फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो इनका बेस्ट वर्क था इस पीरियड का, ट्रोइलस एंड क्रेसिड, इसको इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला नॉवेल कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, आप एक बात याद रखना कि मैं इसको थ्योरी के फॉर्म में इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अगर आप क्वेश्चन को सीधे क्वेश्चन लर्न करते हैं तो वहां पे आपके साथ एक प्रॉब्लम है कि मैटर मिस हो सकता है। लेकिन जहाँ पे आप थ्योरी भी पढ़ते हैं, इसके बाद थ्योरी को पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज जो है बेटर रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ये सेकंड पीरियड में कई चीजें दी हुई हैं। पहला तो है द बेस्ट वर्क ऑफ दिस पीरियड। तो पहले तो जिनका सेकंड पीरियड था जिसमें वो इटालियन राइटर से इन्फ्लुएंस थे, उस पीरियड में जो उन्होंने सबसे अच्छा वर्क लिखा था वो क्या था? ट्रोइलस एंड क्रेसिड, और ये इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला नॉवेल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड पीरियड की ओर। इन दिस पीरियड चाउसर वाज इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो अभी आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और सोसाइटी की बात आ रही है यहाँ पे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज से ये इंस्पायर हुए। सबसे बाद में चाउसर ने लिखा था प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनकी ये बुक है। ठीक है, और ये लॉन्ग नैरेटिव है, यानी कि बहुत लंबी है, नैरेटिव है। तो प्रोलॉन्ग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये सीधा क्वेश्चन आता है, हु इज द ऑथर ऑफ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। तो आप इसको चाहे जैसे लर्न करें, अच्छी तरह से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कैंटरबरी टेल्स जो था, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये जेफर चाउसर ने लिखी थी। दिस लॉन्ग नैरेटिव इज कॉल्ड पोर्ट्रेट गैलरी। इसको अब इसका दूसरा नाम पोर्ट्रेट गैलरी भी है। इट कंसिस्ट ऑफ 29 कैरेक्टर एंड 24 चैप्टर्स। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि इसमें 29 कैरेक्टर्स हैं और 24 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद द बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ दिस पोएम आर द फ्रायर, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, नन, द वाइफ ऑफ बाथ। ये इनके कैरेक्टर्स है। किसके कैरेक्टर है? प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के। इन 14th century there were three main Italian writers. कौन कौन थे? एक थे पेट्रार्क, डेंटे एंड बेकासियो। तो ये तीन थे, पेट्रार्क, डेंटे एंड बेकासियो। डेंटे इज फेमस फॉर हिज डिवाइन कॉमेडी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंटे इज फेमस फॉर हिज, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होंगे। तो डेंटे को ये देखिए डी मैच कर रहा है, डेंटे से डिवाइन कॉमेडी आप लर्न रखेंगे। ठीक है, और इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये यहाँ पे 14th सेंचुरी में तीन इटालियन राइटर्स थे, पेट्रार्क, डेंटे और बेकासियो। तो यहाँ पे आपके तीनों आपको लर्न होने चाहिए। कोई एक ऐसा होगा इन तीनों के अलावा जो ऑप्शन में दिया होगा और पूछा जाएगा हु वाज नॉट इन थ्री इटालियन राइटर्स, कौन इसमें से कौन इटालियन नहीं है। तो ये तीन तो इटालियन है, इनको एक साथ आप याद करेंगे। इसके अलावा जो ऑप्शन होगा that will be the right option. According to the program, each of the pilgrims was to have told 4 stories. प्रोग्राम के अकॉर्डिंग each of the pilgrims, जो पिलग्रिम बोलते हैं तीर्थ यात्रियों को, तो प्रत्येक तीर्थ यात्री को 4 स्टोरी सुनानी होती थी। ठीक है, इसके बाद है लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ वर कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ चाउसर। तो इसमें वाइक्लिफ का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लैंगलैंड को भी आप लर्न कर लेंगे कि ये चाउसर के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे, एट द सेम टाइम थे। जिस टाइम पर चाउसर थे उसी टाइम पर ये भी थे। वाइक्लिफ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ये इंग्लिश के जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हुए हैं, जो धार्मिक सुधारक हुए हैं, उनमें महान उनमें से एक थे। He is also known as the morning star of Reformation. He translated Gospels and New Testament to English. इन्होंने इसको ट्रांसलेट भी किया है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको तैयार करनी है चाउसर को लेकर के, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो हम जब 1340 में आते हैं, 1340 से 400, तो यहाँ पे हम चाउसर को पढ़ते हैं। तो मेन पॉइंट कौन से थे? मेन पॉइंट हमें यहाँ से याद रखने हैं कि यहाँ से सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ल्स चाउसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोइट्री। इसके बाद चाउसर इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा, और इन्होंने फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट को यूज किया था। किस वर्क में यूज किया था? द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही इन्हें सबसे पहले फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा था। ठीक है, और इसके बाद ये डेंटे हैं, ये अपनी डिवाइन कॉमेडी के लिए फेमस हैं। 14th सेंचुरी में कौन से 3 मेन इटालियन राइटर्स थे? पेट्रार्क, डेंटे एंड बोकासियो। तो इस तरह से आपको ये जो फैक्ट्स हैं ये लर्न करने हैं। इसके बाद हम आते हैं रेनेशा पीरियड में। इट वाज फ्रॉम 1453 टू 1660, 1553 से 1660 तक ये चला। रेनेशा इज अ फ्रेंच वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रेनेसेंसिया। रेनेसेंसिया एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ, यानी पुनः जन्म लेना या रीअवेकनिंग, दोबारा से जगना। ठीक है, रेनेसा एक ऐसा फ्रेंच वर्ड है जिस तो देखिए पहला आपकी हर एक लाइन में, ये सारी लाइन बेटा ऐसे है जिसमें आपके फैक्ट्स ही लिखे हुए हैं। तो रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है, तो ये पूछा जा सकता है जो रेनेसा वर्ड है ये फ्रेंच है या लैटिन है या इंग्लिश है या रोमन है, इसे पूछा जा सकता है। तो आप ये तैयार कर लीजिए कि रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है खुद में, जिसको लैटिन के रेनेसेंसिया वर्ड से डिराइव किया गया है, लिया गया। अब इसका मीनिंग क्या है? रीबर्थ या रीअवेक। सबसे पहले इस वर्ड रेनेसा को कहाँ यूज किया गया था? फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड रेनेसा वाज यूज्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन ज्यूल्स मिकलेट इन हिज बुक हिस्टोरिया डी फ्रांस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे ज्यूल्स मिकलेट, उन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया डी फ्रांस में सबसे पहले इस शब्द का यूज किया है, रेनेशा का, 1855 में। ठीक है, तो इस पैसेज में कई सारी बातें हैं आपको तैयार करने के लिए। पहला तो रेनेशा वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है, और ये जिस वर्ड से डिराइव किया गया है वो एक लैटिन वर्ड है रेनेसेंसिया। उसका मीनिंग है रीबर्थ या रीअवेकनिंग। सबसे पहले किसने यूज किया इसको?
पोइट्री में। इसके बाद आपका तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ज्यूस मिशलेट। कौन सी बुक में क्या था, हिस्टोरिया। और या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, हु रोट हिस्टोरिया डी फ्रांस, किसने लिखा था ये एक हिस्टोरियन, फ्रेंच हिस्टोरियन थे, ज्यूस मिशलेट इनका नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रेनेसा स्टार्टेड फ्रॉम 1453, 1453 में रेनेसा स्टार्ट होता है, ये पीरियड स्टार्ट होता है विद द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द टर्क्स। तो टर्क्स से ये स्टार्ट हुआ जब कैप्चर हुआ। इट बिगिन फ्रॉम इटली। अब ये शुरू कहां से हुआ था, इटली से, बिकॉज स्कॉलर्स फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल फ्लेड टू इटली, क्योंकि स्कॉलर्स यहां से इटली की तरफ चले गए अलॉन्ग विद ग्रीक एंड लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट। और जब यहां से गए तो साथ में अपने ग्रीक और लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट ले गए। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हस्तलिपि। जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जो भी साहित्य की मैन्युस्क्रिप्ट थी उसे भी अपने साथ ले गए। देन इट रीच टू फ्रांस एंड देन इंग्लैंड। और धीरे से ये फ्रांस पहुंची और इसके बाद इंग्लैंड पहुंची। कब, 1485 में। रेनेसा वॉज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। रेनेसा एक तरह से एक मूवमेंट ऑफ फ्रीडम था, मूवमेंट ऑफ लिबर्टी था इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। कि जो पर्सन थे, जो लोग थे, वो एक इंडिविजुअलिटी चाहते थे, एक फ्रीडम चाहते थे, एक लिबर्टी चाहते थे हर जीवन के हर स्फीयर में। ठीक है, तो इट ब्रॉट इंडिविजुअलिज्म, लोगों में व्यक्तिकवाद आया, व्यक्तिकता का भाव आ गया विच मीन्स एवरी मैन वॉज फ्री टू डू और टू स्पीक एनीथिंग। लोगों के अंदर आया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए या अपने अनुसार कार्य करने के लिए फ्री है। इन रेनेसा इट वॉज अ रीबर्थ ऑफ ह्यूमन सोल। इसको रीबर्थ क्यों कहते थे, क्योंकि एक प्रकार का रीबर्थ ही था ह्यूमन सोल का। क्योंकि पहले जैसे लोग अपनी लाइफ को जी रहे थे उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लोग एक प्रकार से उनका पुनर्जन्म हुआ। उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और होना चाहिए। और उनके अंदर ये फीलिंग आई कि एवरी मैन वॉज फ्री फॉर वॉट, टू डू और टू स्पीक एनीथिंग। इसके बाद तो ये जो ह्यूमन सोल की बात हो रही है कि ह्यूमन सोल का रिबर्थ था विच वॉज डेड ड्यूरिंग मिडिल एज। मिडिल एज के दौरान ये ह्यूमन सोल लगभग डेड थी। देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, कल्चर एंड लिटरेचर। तो वहां पे क्या होता है, जो ग्रीक और रोमन कल्चर था, लिटरेचर था, उसका रिवाइवल होता है, यानी वो दोबारा से आता है। रेनेसा ब्रॉट ह्यूमनिज्म, रेनेसा ह्यूमनिज्म लेकर आया। ऑल्सो विच मीन्स स्टडी ऑफ एंटिक्विटी। मैकियावेली इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा। मैकियावेली का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको मैं ठीक कर रही हूँ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैकियावेली इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा। इन रेनेसा man started exploring not only the mysteries of earth but also of heaven. जब रेनेसा आया तो मैन इस पृथ्वी के जो मिस्ट्रीज थी उनको तो एक्सप्लोर कर ही रहा था, करना शुरू किया, बल्कि ऑफ हेवन ऑल्सो, यानी कि ऊपर के बारे में भी। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ रेनेसा मूवमेंट। जब रेनेसा मूवमेंट भाई इसी दौरान प्रिंटिंग प्रेस आई, तो प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसी दौरान। इट वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम कैक्सटन इन 1476। विलियम कैक्सटन ने इन्वेंट की थी। मॉर्टे डी ऑथर रिटन बाय थॉमस मैलोरी वॉज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो जब प्रिंटिंग मशीन आई तो सबसे पहले कौन सी बुक प्रिंट हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉर्टे डी ऑथर एक बुक थी रिटन बाय थॉमस मैलोरी। It was the first printed book. So it is also a fact for you to be noted. Morte d'Arthur, written by Thomas Mallory, was the first printed book. Okay. Next, Sir Thomas More. ये बहुत important question है ये भी। Sir Thomas More wrote यूटोपिया। यूटोपिया किसने लिखी थी, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यूटोपिया किसने लिखी थी, सर थॉमस मोर ने। कब लिखी थी, 1516 में। ठीक है, 1516 में लिखी थी। एंड इट इज कॉल्ड अ ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेसा।
ये रेनेशा का ट्रू प्रोलॉग कहा जाता है, सच्चा प्रोलॉग कहा जाता है। द वर्ड लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन दिस बुक। ये आपका जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उस टाइम पे ये वर्ड्स आए थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। तो पहली बार इस बुक में ये वर्ड्स आए विच बिकेम फेमस, जो कि फेमस हो गया स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत फेमस स्लोगन था, ठीक है, स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। विलियम टिंडेल, अ सिग्निफिकेंट प्रोज राइटर, ट्रांसलेटेड बाइबल। ये बहुत ही ज्यादा एक सिग्निफिकेंट प्रोज राइटर थे, इन्होंने ट्रांसलेट किया था बाइबल को, न्यू टेस्टामेंट को इनटू इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन आता है कि हु ट्रांसलेटेड बाइबल न्यू टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश। तो ही वाज नन अदर बट विलियम टिंडेल। दिस इज अ पॉइंट। अब हम रेनेशा में आते हैं फ्रांसिस बेकन को। जब हम प्रोज पढ़ेंगे तो प्रोज में फ्रांसिस बेकन है। अब एक बात हमें याद रखनी है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, हमको सारी चीजें बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी, ठीक है। जैसे फ्रांसिस बेकन है, इन्हें हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के मेन ऑथर नहीं है। लेकिन चूंकि रेनेशा को हम पढ़ रहे हैं, तो रेनेशा पीरियड में जो भी आएंगे उनको हमें उनका जो एक मोटा मोटा सा इम्पोर्टेंट सा है, जो बहुत ज्यादा इनके बारे में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, उन चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसिस बेकन 1561 टू 1626, यानी 1561 से 1626, नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। एक फैक्ट ये हो गया, ही रोट बोथ इन इंग्लिश एंड इन लैटिन। इन्होंने इंग्लिश और लैटिन दोनों भाषाओं में लिखा। तो इंग्लिश में लिखा ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बट लैटिन में भी लिखा था फ्रांसिस बेकन ने। इस बात को आपको नोट्स बना के हमेशा याद रखना है, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप ने इन्हें कहा था ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। सभी मीन जितने भी मैनकाइंड में इन्हें ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट एंड मीनेस्ट बोला था। तो ये किसके विषय में कहा गया, ये किसके विषय में कहा गया था, फ्रांसिस बेकन के लिए कहा गया था कि ही इज द ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। और हु कॉल्ड हिम, तो किसने कहा था इन्हें, अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। इसके बाद द स्टाइल विच ही यूजेस इन हिज एसेज स्टर्स एपिग्रामेटिक एंड एफोरिस्टिक। ये इनकी स्टाइल थी, वर्ड्स याद रख सकते हैं। और ये किस लिए फेमस थे, इज फेमस फॉर इज प्रैक्टिकल विजडम एंड नोन एज यूटिलिटेरियन, ठीक है, यूटिलिटेरियन के रूप में ये। और मोंटेग्ने को कहते हैं फादर ऑफ एसेस। देखो दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पे। मोंटेग्ने को बोलते हैं फादर ऑफ एसेस, ठीक है। फ्रांसिस बेकन को बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसेस। फर्क है ना। फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस एंड मोंटेग्ने इज नोन एज फादर ऑफ एसेस, ओके। अब इन्होंने इनके जो वर्क्स हैं, जो भी इन्होंने लिखा था लैटिन में, इंग्लिश में, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी इन्होंने वर्क्स लिखे थे। तो यहाँ पे लैटिन में हम पढ़ेंगे कौन से वर्क लिखे थे, और इंग्लिश में इन्होंने कौन से लिखे थे, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप जो लिखी हुई है, ये एक सूची बनी हुई है, इसको तो आपको तैयार ही करना है। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम आगे इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जॉन लिली, ही इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। जब यूनिवर्सिटी विट्स की बात आएगी तो लिली की बात भी आएगी, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसके बाद ही इंट्रोड्यूस द स्टाइल ऑफ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो था वो इन्हीं ने स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इंट्रोड्यूस द स्टाइल ऑफ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म की स्टाइल किसने इंट्रोड्यूस की थी, जॉन लिली ने की थी, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा था, यूफस, देखिए दोनों में ना, यूफस और द एनाटॉमी ऑफ विट, या यूफस एंड हिज इंग्लैंड। इसके बाद है थॉमस होब्स। इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद थॉमस फुलर है,
इसके बाद जेरेमी टेलर है। अब हम आते हैं ड्रामा ऑफ रेनेशा पे, ठीक है। ड्रामा ऑफ रेनेशा, द फर्स्ट ट्रू प्ले इन English with a regular plot divided into acts and scenes is probably the comedy Rolf Royster Doyster। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ये प्ले था, ठीक है, और ये कॉमेडी थी। प्ले तो था ही, लेकिन प्ले में क्या था, कॉमेडी थी। और इसलिए पहला प्ले भी है और पहली कॉमेडी भी है, दोनों आंसर बन सकते हैं। भाई प्ले तो पहला है ही, एक इसके पहले भी और भी लिखे गए थे प्ले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको पहला, इसको ट्रू प्ले बोलते हैं क्योंकि इसमें रेगुलर प्लॉट था, प्रॉपर एक्ट्स थे, सीन्स थे, और प्रोबेबली ये कॉमेडी थी। तो रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो है रिटन बाय निकोलस उडाल, ठीक है, इसको पॉइंट नोट करिए। पहला प्ले पहली कॉमेडी, पहला प्ले पहली कॉमेडी, फर्स्ट प्ले फर्स्ट कॉमेडी, रिटन बाय निकोलस उडाल, रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ओके, नेक्स्ट अवर फर्स्ट ट्रेजेडी, और गॉर्बोडक आपकी पहली ट्रेजेडी थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसको आपको मिस नहीं करना है नोट्स बनाते समय। पहली ट्रेजेडी थी गॉर्बोडक, और इसको फेरेक्स एंड पोरोक्स भी कहते हैं। फेरेक्स एंड पोरोक्स इसका सेकंड नेम है, कहते हैं। रिटन बाय थॉमस एक्विल एंड थॉमस नॉर्टन। एक साथ लर्न करेंगे किसे, थॉमस एक्विल एंड थॉमस नॉर्टन ने लिखा था गॉर्बोडक, जिसको फेरेक्स एंड पोरेक्स भी कहा जाता है, ये पहली ट्रेजेडी थी। और निकोलस उडाल ने लिखी थी रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि पहली कॉमेडी भी थी और पहला प्ले भी था इन इंग्लिश। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। तो यूनिवर्सिटी विट्स करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सबसे आप समझ लीजिए, ये एक ग्रुप था 7 स्कॉलर्स का who were learned from ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए थे। ये 7 स्कॉलर्स थे, ये 7 विद्वान थे, उनके समूह को, उनके ग्रुप को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था, ठीक है। दे हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ एंशियंट क्लासिकल लिटरेचर। उन्हें जो आपका प्राचीन जो क्लासिकल लिटरेचर था उनकी बहुत अच्छी नॉलेज थी, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे गिव न्यू डायमेंशन टू इंग्लिश लिटरेचर, और उसकी वजह से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एक नई दिशा दी। अब वो कौन से ये 7 स्टार्स, 7 की बात हम लोगों ने की, तो वो 7 कौन कौन से हैं भाई। यूनिवर्सिटी, पहले तो फैक्ट याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी विट्स जो बोला गया है, ये ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर्स है, तो याद रखेंगे 7 स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं। अब वो कौन से हैं, यहां से पढ़ेंगे हम। इस पेज में हम ऊपर आते हैं, ये क्रिस्टोफर मार्लो पहला। आपको ये सन याद करने उतने जरूरी नहीं है यहाँ पे टीजीटी के लिए, बट क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन। तो आप ये, अगर आपको इनके पूरे नेम याद है तो आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। मार्लो थे, लिली थे, किड थे, पील थे, लॉज, नैश और ग्रीन थे। अगर आपको इनका नेम पूरा नहीं पता है तो आप पूरा नेम ही लर्न करें, क्योंकि पूरा नेम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे, अब ये सब यूनिवर्सिटी विट्स हैं, इसलिए ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े थे। कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था, कोई और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था, ठीक है। मोस्टली जो थे आपके यूनिवर्सिटी विट्स, ये ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे, लेकिन इनमें से एक ऐसा भी था जिसने किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की थी, एंड ही वाज थॉमस किड। तो ये भी आप याद रखेंगे कि 7 जो जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, 7 थे, ये नाम ही जिनका विट्स है तो वो विट्स ही होंगे। तो ये यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, 7 विद्वान थे, इनमें से एक ऐसे भी थे जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, वो, और एंड ही वाज थॉमस किड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो वॉज क्रिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेशा। ये रेनेशा के एक बहुत ही क्रिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। ही वॉज कॉल्ड वाइल्ड जीनियस, वाइल्ड जीनियस इनको कहा जाता था। स्विनबर्न ने कहा था इनको द फर्स्ट ग्रेट पोएट, द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एंड द एक्सप्लोरर ऑफ ब्लैंक वर्स। तो ये यहाँ पे स्विनबर्न ने इन्हें बहुत बड़ी उपाधि दे दी है भाई, द फर्स्ट ग्रेट पोएट, द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एंड द एक्सप्लोरर ऑफ
ब्लैंक वर्ड्स। ये बात इनको स्विनबर्न ने बोली थी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे इनके इनके वर्क्स हैं, चैम्बरलेन द ग्रेट, चैम्बरलेन द ग्रेट 2, डॉक्टर फॉस्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है डॉक्टर फॉस्टस। इसके बाद एडवर्ड 2, द ज्यू ऑफ माल्टा, ये भी बहुत पूछा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको हाईलाइट करती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ। इसके बाद आपका ये है द ट्रेजेडी ऑफ डिडो एंड द मैस्कर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसके अलावा सारे तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद पोएम्स थी इनकी, हीरो एंड लिंडर, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। अब हम पढ़ते हैं जॉर्ज लिली को, ही इज नोन एज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट। हाँ, अभी आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो आपने यूनिवर्सिटी विट पढ़ी थी ऊपर, उनमें आपने पढ़ा था किड थे जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं था। इसके अलावा आपने जब 7 पढ़े थे, सेकंड नंबर पे देखिए जॉन लिली लिखा हुआ है, ठीक है, लिली थे। अब जॉन लिली जो ऐसे थे, वो लीडर थे यूनिवर्सिटी विट के। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द शेप टू रोमांटिक कॉमेडी। इन्होंने सबसे पहले शेप दिया रोमांटिक कॉमेडी को विद ह्यूमर एंड रोमांटिक फैंसी। कौन कौन सी हैं? द मैन इन द मून, द वुमेन इन द मून, लव्स मेटामॉर्फोसिस। अब जॉर्ज पेन, ये सारी यूनिवर्सिटी विट्स हैं बेटा। इनकी क्या है? द ओल्ड वाइफ्स टेल, ओल्ड ओल्ड लवर्स टेल, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर, बात से द किंग एडवर्ड फर्स्ट। अब रॉबर्ट ग्रीने है ये, रॉबर्ट ग्रीने, ही वॉज द मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। इन्हें बहुत अच्छा प्लॉट लिखते थे ये, तो रॉबर्ट ग्रीन को प्लॉट कंस्ट्रक्शन का मास्टर कहा जाता है। थॉमस लॉज, इनके वर्क्स हैं कुछ। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पेज में, इसको मैंने यहां से थोड़ा सा छोटा किया, अब ये हमको अच्छे से समझ में आएगा। थॉमस नैश, इनका वर्क है समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर ऑफ द लाइफ ऑफ जैक विलन। इसके बाद है थॉमस किड। अब इनका क्वेश्चन समझिए, द स्पेनिश कॉमेडी, इट हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। तो द स्पेनिश ट्रेजेडी इट वॉज रिटन बाय थॉमस किड, ठीक, इसको आप ऐसे लर्न कर लेंगे। थॉमस किड की लिखी हुई है। इट इज अ फर्स्ट रेवेंज कॉमेडी बेस्ड ऑन सिनेका, सिनेका पे बेस्ड ये पहली रिवेंज कॉमेडी है। इट इज द फर्स्ट प्ले इन विच वी फाइंड प्ले विद इन प्ले टेक्निक। ये भी देखो सीधे क्वेश्चन है, किसी प्ले के अंदर एक प्ले चले, ये एक टेक्निक है, और ये किस प्ले में सबसे पहले पाई गई? तो इन द स्पेनिश ट्रेजेडी। इट हैज इवन इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर हैमलेट एंड वेबस्टर की डचेस ऑफ माल्फी। यानी शेक्सपियर के हैमलेट को भी इसने प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है, और वेबस्टर के डचेस ऑफ माल्फी को। कॉर्नेलिया इनका अदर वर्क है। इस तरह से यहाँ पर कॉर्नेलिया के बाद यहाँ पर ये हमारा जो रेनेशा के मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ से खत्म होते हैं। तो हमें अच्छी तरह से रिवीजन करना है बच्चों, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हो वो सबसे बेहतर होते हैं। बने बनाए नोट्स से पढ़ना अलग बात, खुद से नोट्स जब आप बनाते हैं तो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाती है। और केवल नोट्स बना के छोड़ना नहीं है, बल्कि उन नोट्स को हमको पर डे बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। मॉर्निंग में भी करना है, इसके बाद भी करना है, नाइट में भी करना है, हमें रिविजन करना है, ठीक है। तो हम चल रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, इसमें हमने एंशिएंट एज को पढ़ा, उसके बाद हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड पढ़ा, एंग्लो नॉर्मैन पीरियड पढ़ा, रेनेशा पढ़ा। अब और हम लोग जो रोमांटिक एज है उसको पढ़ चुके पहले ही, बट अब इसके बाद हमारा आएगा एलिजाबेथन एज, और उसके बाद आएगा नियो क्लासिकल एज, ठीक है। एलिजाबेथन एज आएगा, फिर हमारा आएगा नियो क्लासिकल एज, और इसके बाद फिर हम आएंगे रोमांटिक एज की ओर। तो रोमांटिक एज तो हम पढ़ चुके हैं, तो कल की क्लास में हम एलिजाबेथन एज और नियो क्लासिकल एज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से अभी मेरी क्लास इस समय कंप्लीट होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी क्लास कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।